नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें खेल, राजनीति, मनोरंजन और देश दुनिया से जुड़ी हुई। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ब्रिटेन की राजधानी लंदन जाएंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की यूके की ये चौथी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ नई उभरती हुई तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा होने की उम्मीद है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू के बीच मुलाकात होगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और सुदृढ़ करने की दिशा में आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा संभव। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों की कार्यसूची में आज दो विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। आज बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। इस मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज लोकसभा में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेलों का विकास और प्रोत्साहन करना है, जिसमें खिलाड़ियों की कल्याणकारी योजनाएं, खेलों में नैतिकता, पारदर्शिता, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप कार्य प्रणाली को अपनाना शामिल है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 करेंगे पेश। ये विधेयक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2022 में आवश्यक संशोधन के लिए लाया जा रहा है। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक का उद्देश्य डोपिंग रोधी कानूनों और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने की सूचीबद्ध। इनमें समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 और तटीय शिपिंग विधेयक 2025 शामिल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोनों विधेयक करेंगे पेश। समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कैरियर्स की जिम्मेदारियों, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। बांग्लादेश में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे के बाद भारत ने पड़ोसी देश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में भारत घायलों के इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स और नर्सों की टीम सहित कुछ राहत सामग्रियां बांग्लादेश भेजी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क्रूरता अपराध के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति की स्थापित करने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को बताया सही। भारत चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की सूची साझा की, जिसमें बताया गया कि रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 18 लाख की मृत्यु हो चुकी है और 26 लाख मतदाता दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित किए गए हैं। इसमें 21 लाख से ज्यादा मतदाताओं की विस्तृत सूची साझा की गई, जिनके फॉर्म अभी तक मिले नहीं। इसके अलावा लगभग 52 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सूची ऐसी है जिसमें कथित तौर पर मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता हैं। बिहार में चल रहे एसआईआर के तहत सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त लगभग 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक, 1.5 लाख बीएलए सहित पूरी चुनाव मशीनरी मतदाताओं को खोजने का काम कर रही है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष मर्यादा तोड़ रहा है, वो अभी से अपनी हार का गुस्सा निकाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने राज्य की पेंशनधारियों को दिया बड़ा तोहफा। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनधारियों की पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 कर दिया।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कण कण में राम नामक फिल्म का करेंगे विमोचन। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना 23 जुलाई 1927 को की गई, जिसमें देश में संगठित रेडियो प्रसारण की जन्म को चिन्हित किया गया। भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोट्स का उपयोग कर भारत और फ्रांस के बीच 10,000 किलोमीटर तक की विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय टेली सर्जरी हुई संपन्न। भारतीय मजदूर संघ के 70वें वर्ष के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात एडवाइजरी की जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के समीप स्थित मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में नगर निगम के एक कार्यक्रम में 252 करोड़ रुपए की लागत से बनी 177 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में रामपुर के चर्चित यतीम खाना प्रकरण में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के गवाहों की सूची कोर्ट में जमा की, जिस पर आज सुनवाई। यूपी के पशुधन और दुग्ध किसान विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के निर्देशानुसार आज मेगा पशु टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पशुओं की डिजिटल टैगिंग, पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने का इंतजाम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने एक ऐसा ग्लू बनाया जो जानवरों की हड्डियों को जोड़ सकता है। IVRI बरेली के शल्य चिकित्सा विभाग की प्रधान वैज्ञानिक रेखा पाठक ने बताया कि IVRI में 2010 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसकी उपलब्धि छोटे जानवरों के लिए बेहद उपयोगी। अंसल मामले में आज सुनवाई। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी हाईटेक टाउनशिप को लेकर NCLAT में लगातार दूसरी बार सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बाद कोर्ट में आज की तारीख दी गई। हिमाचल के शिमला में आवारा कुत्तों और बंदर आम लोगों के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। इसे लेकर नगर निगम शिमला कई बार कड़े कदम उठाने के दावे कर चुका, लेकिन इसके बावजूद आए दिन पर्यटकों पर स्थानीय लोगों पर कुत्तों और बंदरों का हमला करने का वीडियो सामने आ रहा है। ओडिशा सरकार ने नौकरशाही में बड़े फेरबदल के दिए आदेश। राज्य भर में नए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त। महाराष्ट्र के विशेष जन सुरक्षा विधेयक पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि जब ये विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के पास गया तो हर खंड का अध्ययन किया गया। बीती रात चेकिंग के दौरान मथुरा में हुई मुठभेड़ में बदमाश निखिल उर्फ निक्की घायल हुआ। मुखबिर की सूचना के आधार पर ढोली रेलवे ग्राउंड के पास निक्की का हुआ घेराव। यूपी के बलिया में चेकिंग अभियान के दौरान साबरमती ट्रेन से एक यात्री के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगद जब्त हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार गांव में एक कांवड़ शिविर में हुई शामिल। आज सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया। बम बम बोले, हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता। जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों में भी खासा उत्साह। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। यूपी के बागपत स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि की वजह से इसे श्रावण शिवरात्रि कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती। दिल्ली में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भगवान शिव का जलाभिषेक। प्रयागराज में श्रावण चलिए वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी एक्सप्रेस 100 का कारवां करेंगे जारी। जब जब भूख सताए MDH याद आए। सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने। थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। प्रयागराज में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में आरती की गई। वहीं अयोध्या में इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर बुद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और हवन किया। श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। सावन शिवरात्रि 2025 के अवसर पर यूपी में मेरठ स्थित श्री बाबा औगरनाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और औगरदानी से इच्छा पूर्ति के लिए मनोकामना मांगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में सावन शिवरात्रि के अवसर पर दक्ष महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। पहलवान रविंद्र तोमर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। हरियाणा में नशा मुक्तिकरण की दिशा में प्रशासन की पहल से प्रभावित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को राज्य में कर मुक्त किया घोषित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न मंदिरों के महंतों के साथ संवाद और कार्यक्रम किया। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से बारिश का कारण मौसम सुहावना। ऐसे में आज भी बादल छाए रहने के साथ बारिश की उम्मीद जताई गई है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह जमकर बारिश, इसके बाद मरीन ड्राइव पर यातायात का कम पलायन देखा गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मानवीय कौशल और तकनीकी क्षमताओं के बीच पूरक संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एआई और टेक्नोलॉजी के उद्भव के बाद वर्कफोर्स या मानव शक्ति की आवश्यकता बनी रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का संचालन केवल मनुष्य द्वारा किया जाता है। पेटीएम ने वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में 123 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया दर्ज। कंपनी का परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 28% बढ़कर 1918 करोड़ के पार। फाइनेंस ऑपरेशन में एआई का आगमन और भारत इस परिवर्तन को गति देने वाली कैटेगरी डिफाइनिंग कंपनियों के निर्माण के लिए मजबूत स्थिति में। केंद्र सरकार की जानकारी के अनुसार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आम नागरिक और इसके प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय और व्यापार नीति सहित कई प्रशासनिक उपाय किए गए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में भारत का सूती वस्त्रों का कुल निर्यात 35 अरब डॉलर को पार कर गया, जिसमें सूती धागा, सूती कपड़े, फैब्रिक मेडअप और कच्चा कपास शामिल। महिलाओं की प्रगति को लेकर एक और उत्साहजनक आंकड़ा सामने। एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हर 5 में से 1 जीएसटी करदाता अब महिला। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष ने बताया कि आंकड़ा कुल आयकरदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% और कुल जमा में 40% हिस्सेदारी के साथ महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। पीएलआई योजनाओं के तहत मार्च 2025 तक 14 सेक्टरों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन और बिक्री में 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जवाब में ये कहा कि 14 सेक्टर्स में पीएलआई योजना के तहत अब तक 806 आवेदनों को मंजूरी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने स्कीम के पहले 3 वर्षों में 2.66 लाख करोड़ रुपए संचित बिक्री हासिल की। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए पीएलआई योजना के तहत 21 प्रोजेक्ट्स ने 54 यूनिक मेडिकल डिवाइसेस का निर्माण शुरू किया, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर, सीटी स्कैन, स्टंट डायलाइजर मशीन, कैथ लैब आदि जैसे हाई एंड डिवाइसेस शामिल। उन्होंने यह भी बताया कि पीएलआई योजना के तहत 24 जून 2025 तक 12 सेक्टर्स के लिए 21,534 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटी गई है। बीते 4 वर्षों में देश में मोबाइल प्रोडक्शन 146% बढ़कर 5.25 लाख करोड़ के पार।
उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में जानकारी दी कि भारत में मोबाइल प्रोडक्शन वित्त वर्ष 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि सरकार की PLI स्कीम और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जैसी योजनाओं की वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिला, जिससे उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। EPFO ने मई 2025 में बनाया नया रिकॉर्ड। मई में 20 लाख नए सदस्य EPFO से जुड़े। ये अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा की ट्रैकिंग शुरू होने के बाद सबसे बड़ी मंथली बढ़ोतरी है। भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य की सकारात्मक तस्वीर हुई पेश। मई 2024 की तुलना में नेट पेरोल एडिशन में 2.84% की वृद्धि। मई 2025 में लगभग 9 लाख नए युवा EPFO से जुड़े। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने PME ड्राइव योजना के तहत देश में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1,772 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके तहत 24 लाख दोपहिया EV पर सब्सिडी दी जाएगी। भारत के फार्मा मेडटेक क्षेत्र में लागत नवाचार विकास में बदलने के लिए दवा की खोज, विकास और चिकित्सा उपकरणों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के खर्च से PRIP योजना आरंभ। ये 5 वर्षों में IP दायर करने में 44% की वृद्धि, सबसे अधिक वृद्धि भौगोलिक संकेतों में देखी गई, जिसमें 380% की बढ़ोतरी। अमेरिका और जापान के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ, जिसमें जापान से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाना शामिल। इस समझौते के तहत जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते से अमेरिका को लाभ। जापानी समाचार पत्र के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता में प्रगति का आकलन करने के बाद शीघ्र ही पद छोड़ने के निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ एक व्यापार समझौता किया। इसके तहत फिलीपींस से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को घटाकर 19% कर दिया गया। फिलीपींस में प्रवेश करने वाले अमेरिकी सामानों पर शुल्क खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के लिए आमंत्रित किया गया और वो जल्द ही चीन जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर देशद्रोह का लगाया आरोप। उन्होंने बिना किसी सबूत के उन पर रूस के साथ झूठे तरीके से जुड़ने और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान को कमजोर करने के प्रयास करने का लगाया आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पोवेल पर हमले किए तेज। ट्रंप ने कहा कि पोवेल मूर्ख हैं, उन्होंने ब्याज दरें बहुत अधिक रखी, लेकिन वो 8 महीने के भीतर अपने पद से हटा दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को वैश्विकवादी और विभाजनकारी संयुक्त राष्ट्र संस्कृति और शिक्षा एजेंसी यूनेस्को से बाहर निकालने का लिया फैसला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति शिक्षा एजेंसी यूनेस्को से बाहर करने के निर्णय को लेकर गहरा खेद जताया है। रूस और यूक्रेन के बीच आज जारी होने वाली शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संघर्ष विराम सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि संघर्ष विराम के साथ रूस द्वारा हिरासत में लिए गए नागरिकों की रिहाई भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ढाका में सोमवार को वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान एक स्कूल पर गिर गया। इस घटना को लेकर छात्रों में गुस्सा। मंगलवार को जब अंतरिम सरकार के सलाहकार घटनास्थल पर पहुंचे तो छात्रों ने उनका विरोध किया। वक्त एक ब्रेक का। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है।
कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने आटे की थैलियों और गाजा के कुपोषित बच्चों की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतर कर गाजा पर संघर्ष और भुखमरी को समाप्त करने का आह्वान किया। WHO ने वीडियो जारी किया जिसमें गाजा के डेर अल बला शहर में WHO की सुविधाओं पर हमले दिखाए गए। WHO ने कहा कि इजरायली सेना ने सोमवार को डर अल बला में उसके कर्मचारियों के आवास और मुख्य गोदाम पर हमला बोला। मेक्सिको में भारी बारिश, इसकी वजह से बाढ़ का कहर जारी। दक्षिणी मेक्सिको सिटी में भारी बारिश की वजह से वाहन फंसे, जिन्हें बचाव कर्मियों की मदद से निकाला गया। नेशनल वेदर सर्विस ने कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पूर्वी कांगो में लोमेरा आर्टिसनल सोने की खदान में बचाव अभियान जारी, क्योंकि सप्ताह के अंत में खदान का शाफ्ट ढहने से अज्ञात संख्या में खनिक भूमिगत फंसे। ब्राजील की राजधानी में एक पहल ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है, जिसके तहत उन्हें टूर गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट आज से मैनचेस्टर में शुरू। चोट से परेशान टीम इंडिया की नजर सीरीज में बराबरी करने पर। चौथे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। आकाशदीप चोट के चलते मैनचेस्टर टेस्ट से बाहर। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने की पुष्टि। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारत के सामने इतिहास बदलने की चुनौती। मैनचेस्टर में भारत आज तक नहीं जीता एक भी टेस्ट मुकाबला। इंग्लैंड की सरजमी पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किया करिश्मा। तीसरे वनडे को 13 रन से जीत सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की तूफानी पारी, 84 गेंदों पर बना 102 रन। हरमनप्रीत प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों। जिम्बाब्वे में खेली जा रही T20 की त्रिकोणीय सीरीज में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया में चल रहे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2005 के सेमीफाइनल के गेम 1 में मुकाबला ड्रॉ खेला। मजबूत बचाव शरी ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन जोंगई तान को पहले गेम में जीत से रोका। वहीं कोनोनो हम्पी ने भी गेम में किया ड्रॉ। चीन की टिंगजी लई के खिलाफ काले मोहरों से बाजी को किया ड्रॉ। आज गेम 2 का मुकाबला। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दौर में वो हार कर हुए बाहर। लक्ष्य को पहले दौर में मैच में चीन के ली शी फैंग ने 14-21, 24-22 और 21-11 से दी शिकस्त। खेलो इंडिया अस्मिता के अंतर्गत श्रीनगर में आयोजित पेंचक सिलाट लीग में बड़ी संख्या में लड़कियों ने लिया हिस्सा। इस प्रतियोगिता में करीब 500 से अधिक खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल को किया प्रदर्शित। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने यूरो कप के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में इटली को 2-1 से हराया। आज देर रात जर्मनी और स्पेन की महिला फुटबॉल टीमों के बीच खेला जाएगा यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। विजेता टीम इंग्लिश टीम से भिड़ेगी। ब्रिटेन के एमा राडुकानु ने वॉशिंगटन ओपन में जीत के साथ की शुरुआत। यूक्रेन की मार्टा क्यूस्ट्यूक को 7-6, 6-4 से हराया। कल खेलेंगे अंतिम 16 का मुकाबला। वहीं कैमरन नोरी ने जीता मुकाबला। इटली के लोरेंजो मुसेटी को 3-6, 6-2, 6-3 से मात दी। कैमरन नोरी अब अंतिम 16 में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा से भिड़ेंगे। और लंबे समय के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी करने वाली अमेरिका की वीनस विलियम्स ने सिटी ओपन में जीत के साथ की शुरुआत। राउंड ऑफ 32 के मैच में हम वतन पी स्टर्न्स को हराया। और एक्सेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।